नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो हम अभी इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने हो सके उतने क्वेश्चन एनालाइज कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज पहला प्रश्न पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और बात करने के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 लेटेस्ट सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कल के शिफ्ट में, कल सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्टों में पूछा गया था, आज फिर रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, तो आप कौन सा सिद्धांत से लिए गए हैं, सिद्धांत स्रोत है, वो याद करके जाइएगा। और नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। एक एक अनुच्छेद आप पढ़े जाइएगा तो आपको जरूर क्वेश्चन 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लुड्डी नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो लुड्डी नृत्य है वो, इनका संबंध है वो पंजाब से है। पंजाब के अन्य नृत्य जैसे फेमस है वो भंगड़ा है, गिद्दा है, डप है, दमन है, भांड है और नकल है। ये पंजाब के फेमस नृत्य है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था कि केमिस्ट्री का कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो कौन सी लौ के साथ जलता है। तो वह धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो जल जाता है तो वह धुएं वाली पीली ज्वाला छोड़ता है। और बात करें असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं, तो वे जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन या कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध कार्बन पाया जाता है, उसे असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यह सार्थक योजना शुरू की गई है, योजना का नाम है सार्थक योजना। और बात करें इसके बारे में, तो सार्थक योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लिए 1 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। इस योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य नई शिक्षा नीति में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 के अनुसार छात्रों को 6ठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अनुसार सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे। सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्चुअल लैब डेवलप किया जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति है, इसके अनुसार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेक्टिन पाए जाने वाले फलों में कौन सा अम्ल होता है। तो पेक्टिन पाए जाने वाले फल होते हैं वो कहते हैं खट्टे फल होते हैं। उनमें खट्टे फल है वो विटामिन सी में पाए जाते हैं, तो इनमें बोलते हैं सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो बात करें पेक्टिन अम्ल के बारे में, तो पेक्टिन फलों को कोशिका पेक्टिन फलों की कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। और एफबीओ विनिर्देशों के अनुसार अच्छी जेली में 65% THS यानी कि 0.5 से 0.75 एसिड और 3.1 से 3.3 pH इसका होता है। बात करें पेक्टिन वाले फलों की, तो नाशपाती, सेब, अमरूद, श्रीफल, आलू बुखारा, करौंदा और संतरे और अन्य खट्टे फलों में बड़ी मात्रा में पेक्टिन होता है। जबकि चेरी, अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे नरम फलों में थोड़ी मात्रा में पेक्टिन होता है। ताजे फलों और सब्जियों में पेक्टिन के विशिष्ट स्तर हैं, जैसे सेब में 1 से 1.5% और खुबानी में है वो 1% पेक्टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडर थे, उनसे कुछ समझ पूछा गया था। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ से ही पूछा गया हो सकता है, मुझे लगता है। तो विजयनगर की स्थापना वो हरिहर बुक्का ने की थी। ये कल भी पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विजयनगर वाला, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसको बारे में पढ़ते हैं कि अमर नायक प्रणाली है वो विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। ये सबसे पहले लागू कहाँ हुई थी,
विजयनगर में लागू हुई थी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर नायक वाली प्रणाली है वो कहाँ लागू की गई थी, तो विजयनगर में। बात करें कारण क्या था इनका अमर नायकों का, तो ये क्षेत्र में कृषकों, शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा कर तथा अन्य बकाया राशि को एकत्रित किया करते थे। वे प्राप्त किए गए राजस्व में के कुछ भाग का प्रयोग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए किया करते थे। अमर नायक को सैन्य कमांडर भी कहते थे। बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत में स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, तो इसमें सबसे प्रतापी शासक है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन है, तो इसका उत्तर होगा 21.67 भौगोलिक क्षेत्र पर। बात करें, ये थी 2019 वाली थी 16वीं वन रिपोर्ट थी भारत की। और बात करें 17वीं वन रिपोर्ट की जो लेटेस्ट थी 2021 वाली, तो देश का कुल वन और वनों से बड़ा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो वो देश के कुल भौगोलिक भाग का 24.62% है। 2019 के आकलन में तुलना में देश में कुल वन और वनों के हरे भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि कितने परसेंट घटा लीजिए इनसे, तो इतने परसेंट वन की वो बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और बात करें इसके बारे में, तो राष्ट्रमंडल खेल है वो 21 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी, ताकि भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रही थी भारत। एक क्वेश्चन था कि वेदों की और लौटो नारा किस समाज ने दिया था, तो ये नारा वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि आर्य समाज से संबंधित थे, तो इसका उत्तर होगा आर्य समाज। बात करें इसके बारे में, तो आर्य समाज के बारे में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्य प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें भी लिखी थी। तो इनकी पुस्तकें बहुत फेमस है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिए जाइएगा। दयानंद आंग्ल वैदिक यानी DAV स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे, तो इन्होंने स्कूलों की स्थापना भी की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, समाज से प्रश्न पूछते हैं, तो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। चिन्मय समाज की स्थापना की थी चिन्मयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न था कि तमिलनाडु त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन तमिलनाडु भी दिया गया था, लेकिन दोस्तों जिनका नहीं पढ़ा होता है वो कन्फ्यूज होते हैं कि तमिलनाडु है वो तमिलनाडु से मिला हुआ शब्द है, तो वो तमिलनाडु करके आए थे बहुत सारे बच्चे, लेकिन तमिलनाडु है वो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। बात करें इस त्यौहार के बारे में, तो तमिलनाडु है वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाए जाने वाले प्राचीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी के देवताओं को दी जाने वाली एक प्रार्थना है। एक क्वेश्चन था अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज फिर रिपीटेड है। तो जनसंख्या घनत्व भारत का है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बात करें इसके बारे में, तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें दशकीय वृद्धि है वो 17.72% हुई थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दशकीय वृद्धि कितनी थी जनसंख्या घनत्व में। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वो केरल का है। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या की राज्य की, तो वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। एक क्वेश्चन था कि पैरा ओलंपिक 2020 जो खेले थे उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने वो 8 कितने पदक नहीं कितने रजत पदक जीते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आज का। तो भारत ने वो 8 रजत पदक जीते थे। बात करें इसके बारे में, तो भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 में
19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे, 6 कांस्य पदक शामिल थे। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते थे, जो कि पहली भारतीय महिला बनी है, और उनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। अगला क्वेश्चन है कि जल समृद्धि योजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो झारखंड से है। तो बात करें इसके बारे में, तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को झारखंड की मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था, और यह योजना 2020 में चालू की गई थी। योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का उद्देश्य है झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम की मार्केट वैल्यू 7500 करोड़ हो गई है? तो वो है लखनऊ की मार्केट वैल्यू है वो 7500 करोड़ हो गई है। और इस 2023 में लखनऊ में 2022 में वो क्या राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे लखनऊ टीम में। और इस बार है 2023 में तो आईपीएल तो चेन्नई सुपर किंग में जीता है। 2022 में हार्दिक पांड्या वाली टीम जो कि गुजरात टाइटंस थी उसने जीता था। और अगला क्वेश्चन है 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी था वो था शेमतरण। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में कि सिनोनिम ऑफ प्रोवोक यानी उकसाना होता है, प्रोवोक का मतलब, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम का इसका होगा एजिटेटिव, यानी किसी को डिस्टर्ब करना या उकसाना, और डिस्टर्बिंग इसका सिनोनिम होगा। एक क्वेश्चन था कि वन हु लव मैनकाइंड्स यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी परोपकार, लोगों का भला करने वाला। कि राउत नाचा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो राउत नाचा नृत्य का संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है। बात करें इस नृत्य के बारे में, तो यह दीपावली त्यौहार के बाद देवोत्सव 11 के दौरान किया जाता है, तो ये कार्तिक मास में आती है। और यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। नृत्य के रूप में इसे पवित्र पौराणिक और धार्मिक परंपराएं शामिल है, जैसे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में वो 470 अनुच्छेद हैं भारत में। और बात करें संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान थे वो 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम्स पहली बार कहाँ पर हुए थे? तो इनका आयोजन है वो सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। इसके बारे में विस्तार से बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण है वो 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और दूसरा है वो पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया था। तथा तीसरे की बात करें, तीसरा है वो 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में किया गया था। फिर ये प्रत्येक साल है वो जनवरी में आता है गेम। अगला क्वेश्चन था, इन्हीं में से दोनों में से कुछ क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति 2022 में भारत का अक्टूबर 2022 में भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो अरुण गोयल है वो भारत के निर्वाचन आयोग से बने थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके समय वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की गई थी। बात करने के बारे में, तो स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च से 1793 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष की थी? तो माइकल फैराडे ने वो 1831 में है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। उनके बारे में बात करें तो अपने जीवन काल में
फेराडे ने अनेक खोजें की थी। सन 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत खोज है वो उनकी महत्वपूर्ण खोज थी। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। इस सिद्धांत पर भविष्य में जनित्र यानी जनरेटर बना तथा आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग की नींव पड़ी थी। ये माइकल फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद जो कि भारत से ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर है, उनकी बात भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तो दिव्येंदु बरुआ है, वो सेकंड है, वो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और वे 1991 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया था दिव्येंदु बरुआ को। बात करें इसके बारे में तो भारत में अब तक कुल 81 ग्रैंड मास्टर तैयार किए गए हैं, जिसमें से यह रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर बन गया है। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, इन्होंने 1988 में खिताब जीता था। तो विश्वनाथ आनंद ने वो 1988 में जीता था। और बात करें वर्तमान में तो साइतन दास फ्रांस के कान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव डेस ज्यूकस में अपनी जीत के बाद भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं। जल, थल और वायु सेना का प्रमुख है वो राष्ट्रपति सबका भार संभालते हैं। बात करें लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड थे जो कि थल सेना थे, अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस से स्टाफ नियुक्त किया गया। वो विपिन रावत की जगह है लेंगे और दूसरे CDS बनेंगे। तो CDS का मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये पद है जो अभी थोड़ा देर पहले बनाया गया था, जिसमें पहले जनरल विपिन रावत थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। दूसरे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ये राष्ट्रपति के बाद में सबसे अधिक पावरफुल होते हैं। वैसे ये तीनों सेनाओं के कमांडर ये भी होते हैं, लेकिन इनसे ऊपर वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1905 में। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछ लिया गया शिफ्ट में, तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ? तो भारत के तत्कालीन बादशाह हैं वो लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। बंगाल पर कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी बड़ा है, जहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी नहीं है। क्योंकि बंगाल और बिहार था, वो बिहार है वो बहुत पतला है, लेकिन बंगाल है वो लंबे एरिया से तक है, जैसे बांग्लादेश से लेकर ऊपर सिक्किम तक लंबा पूरा है। तो चौड़ाई कम होना था तो लंबाई बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि कम इतना लंबा है वो एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। और भी बहुत से कारण थे। अगला प्रश्न था कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संतूर वादक है? तो आप सभी जानते होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा है वो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है। तो बात करें शिव कुमार शर्मा के बारे में तो वह एक संगीतकार और संतूर वादक है। वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। तो पंडित रवि कुमार शर्मा का है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। बात करें संतूर की तो यह एक ट्रेपोजाइट के आकार का एक अंकित डलसीवर यंत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? संतूर। दोस्तों वो वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ और वाद्य यंत्र है, जैसे उस्ताद बिंदा खान है, उनका संबंध है वो सारंगी वादक है। सज्जान हुसैन है वो एक संगीतकार है। निखिल बनर्जी है उनका संबंध भी सितार वादक से है। तो ये कुछ ऐसे थे जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा राजीव कुमार को। बात करें इसके बारे में तो शिव कुमार सेन है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एक ये पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार थे। और उसकी स्थापना तो वो ये भी पूछ लिया गया है। तो उसकी स्थापना है वो 21 मार्च 1950 से लेकर 21 मार्च 1950 1950 में हुई स्थापना की। और शिव कुमार सेन का कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इसका पद रहा था इनका। और इनकी सेवाओं के लिए 1954 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं यहाँ से भी।
एक क्वेश्चन है कि कृषि में किन पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए थे कि जैविक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो 3-4 ऑप्शन और थे। तो उसमें उत्तर होगा रासायनिक पदार्थ है। बात करें नॉर्मली कृषि रसायन यानी कृषि रसायनों के बारे में, तो ईंधन है, विलायट है, कीटनाशक है, शतनाशी है, कवकनाशी है, उर्वरक और पशु रसायन है, रसायन आदि शामिल है इसमें। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खेती करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रसायन की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे एंटी केमिकल हो जाएंगे, एंटी केमिकल हो जाएंगे, तो हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, इसलिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 365 है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 365 संबंध है वो है कि जब भी कोई राज्य केंद्र से किसी भी दिशा का पालन करने या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो यह कानून माना जाएगा कि राज्य की सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन कुछ था माइंड से था, कुछ न्यूरॉन से संबंधित, न्यूरॉन से किससे जुड़े बंदे होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपको पता है क्वेश्चन क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, तो न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। एक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स शरीर कोशिकाओं जिसे सोमा भी कहते हैं, दूसरा होता है एक्सॉन, और डेल्टॉइड्स यह है वो शरीर की कोशिकाओं की जानकारी लेता है। ये इसकी शरीर के न्यूरॉन के बारे में है। और न्यूरॉन का मेन काम होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं यानी वो इधर उधर संचार करना सूचनाओं का। एक क्वेश्चन था कि PMEGP योजना क्या है और इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है वो है PMGP योजना है वो एक मुख्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करना और गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। यानी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो रोजगार करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन देना और उन्हें सब्सिडी भी देना, वो लोन देना उसके बाद सब्सिडी देना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। केलुचरण महापात्रा का संबंध है वो किससे है, कौन से नृत्य से। तो उनका संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं 8, उनमें से एक ओडिसी नृत्य है, उनसे इनका संबंध है। बात करें इनके बारे में, तो ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति है वो भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्र, रत्तिकांत महापात्र, गंगाधर महाप्रधान आदि। जैसे महापात्र नाम आता है तो आपको रिलेट करना है ओडिसी नृत्य से। केलुचरण महापात्र है वो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इनका ये भी क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं उड़ीसा नृत्य से जिनको फर्स्ट टाइम है वो उड़ीसी नृत्य में पद्म विभूषण मिला है, तो उनका नाम है केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। इनका बात करें इनके बारे में, तो प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम है। इनका जीवन काल है वो 1929 से 2012 तक था। नृत्य रूप कुचिपुड़ी से संबंधित थे। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए माने जाते हैं। वह बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो किसके अंतर्गत आता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इसे क्या कहते हैं, तो रेवेन्यू को छोड़कर बाकी सभी स्रोतों से होने वाली कमाई है उससे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। बात करें इसके बारे में और, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से टैक्स रेवेन्यू को छोड़कर दूसरे सभी स्रोत से हुई सरकार की इनकम शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर मिला रिटर्न, वह रकम जो सरकार को या तो उसके स्वामित्व है और कंपनी या पूरी कंपनी को बेचने पर मिलता है, वह इसमें यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत शामिल होता है। एक क्वेश्चन था कि एशियाई खेल हुए थे 2018 के, तो उनमें ध्वजवाहक कौन था। तो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा। और बात करें एशियाई खेलों के बारे में, तो एशियाई खेल 2018 के बारे में बात करें तो इनका आयोजन है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। भारत ने है वो 18 अगस्त से 2 सितंबर तक
इंडोनेशिया का जकार्ता और पोलेम्बांग में 2018 एशियाई खेलों में भाग लिया था। समापन समारोह के लिए रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। तो उद्घाटन के समय वो नीरज चोपड़ा थे और समापन के समय वो रानी रामपाल थी ध्वजवाहक। और भारत 2018 एशियाई खेलों पर पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ है वो 8वें स्थान पर था। चीन है वो 132 स्वर्ण पदक और 32 स्वर्ण और कुल 289 पदकों के साथ प्रथम तालिका के साथ शीर्ष स्थान पर था। तो और जापानी तैराकी इक्की रिकाको को एशियाई खेलों के हाल ही में संपन्न 18वें संस्करण के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी MVP के रूप में नामित किया गया था। तो 2018 में MVP किसे चुना गया था? जापानी तैराक है वो इक्की रिकाको को। बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक स्पर्धा में करने वाले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में 88.08 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता था और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा रेलवे जोन शामिल है। तो भारत की है वो 4 रेलवे जोन है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय रेलवे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थल अर्थात दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि 1999 में शामिल हुआ था, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि 2005 में हुआ था, कालका शिमला रेलवे 2008 में हुआ था और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है वो 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे यूनेस्को की। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जलवायु किस प्रकार की है। तो तमिलनाडु की जलवायु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ग्रीष्म काल में तापमान ज़्यादा कदाही 43 डिग्री से ऊपर और शीत ऋतु में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से तत्व है जिनकी में सर्जकता वो परिवर्तनशील होती है। तो मुख्यतः वो लोहा, पारा और तांबा है, वो उनकी सर्जकता है वो परिवर्तनशील है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटी आती है। तो हिमालय और शिवालिक के बीच में दून घाटी आती है। बात करें इसके बारे में तो हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को दून भी कहा जाता है। दून देशांतरीय घाटियां हैं जो तलछट में भरे होते हैं। प्रमुख दून में पाटली दून, चोखबा दून, देहरादून आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन था कि मकर संक्रांति है वो उसे माघ साजी किस राज्य में बोलते हैं। तो मकर संक्रांति को है वो हिमाचल प्रदेश में वो माघ साजी कहते हैं। और भी स्थान पर अलग अलग स्थान पर कहते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी कहते हैं मकर संक्रांति को, और बहुत नाम जानते हैं। बात करें के बारे में तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में माघी के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति, तो असम में भोगाली बिहू, गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण और जम्मू में माघी सगाराद और कश्मीर घाटी में सूर्य संक्रांत और तमिलनाडु में ताई पोंगल और उज्जवर तिरुतल नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग स्थान में है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन आप मोस्ट पेपर लगा लीजिए, बोले स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिससे शासन काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। जैसे कौन से वो जनरल थे जिनके कार्यकाल में वो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। तो वो थे लॉर्ड रिपन। बात करें इनके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में, तो रिपन है वो 1882 में स्थानीय स्वशासन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन के नाम उसे पिता भी कहते हैं उन्हें। और लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु है वो 19 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। वह इल्बर्ट अधिनियम विवाद के समय वाइसराय थे। तो अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोआ। बात करें इसके बारे में, टोक्यो ओलंपिक के बारे में, तो
जापान ने है वो 27 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरा स्थान पाने में सफलता पाई थी टोक्यो ओलंपिक में, और ब्रिटेन 22 स्वर्ण पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। और भारत की बात करें तो भारत क्रम में 48वें स्थान पर रहा था टेबल में ओलंपिक के मामले में। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है अभी हाल ही में? तो पीटी उषा है जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1835 में है वो साइटोप्लाज्म की खोज हुई थी। बात करें तो साइटोप्लाज्म की खोज है वो बुजार्डिन ने 1835 में की थी तथा साइकोड नाम दिया था, सारकोड इसका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि पूछा गया था नहीं पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये पूछा गया था नहीं पूछा गया था। 20वीं सदी में तानसेन किसे कहते हैं? 20वीं सदी का तानसेन किसे कहते हैं? तो 20वीं सदी का तानसेन है वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को वो तानसेन कहते हैं। बात करें इनके बारे में तो उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे कम आम उपाधि है वो 20वीं शताब्दी का तानसेन है, उपनाम है इनका। और उन्हें अक्सर बड़े गुलाम अली खान के रूप में जाना जाता है ताकि उन्हें समान नाम से अन्य उस्तादों से भिन्न किया जा सके। वे प्रतिभाशाली संगीतकार, अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक है। तो इनका संबंध है वो ठुमरी गायक की जिन्होंने पटियाला गाने को अपनाया था, तो उनका गाना है वो पटियाला है। बड़े गुलाम अली खान का साहब का जन्म है वो 1902 में पाकिस्तान के पंजाब के मशहूर शहर लाहौर के पास स्थित गांव कैसूर संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने चाचा काले खान जो कि जम्मू और कश्मीर की रियासत के दरबारी गायक थे से गायन में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 142 यानी 142 है उसमें किसका उल्लेख है? क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि ये स्टेटमेंट देखकर पूछा था ये कौन से अनुच्छेद सम्मिलित है, उसका उत्तर होगा 142। तो 142 की स्टेटमेंट मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 142 की बात की थी। तो 142 की हम बात करें तो 142 में उल्लेख है कि तलाक की मंजूरी दे सकते हैं कोर्ट, ये इसका उल्लेख है। इसमें विस्तार से बात करें तो अगर दो कपल्स हैं उनके बीच में सुलह जो गुंजाइश भी नहीं है तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए कूलिंग पीरियड्स को रद्द कर सीधे तलाक की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट न तो मामले की फैमिली कोर्ट में रेफर करेगा और न ही इस मामले को 6 से 18 महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य होगा, सीधा उनके बीच में तलाक करवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास 142 अनुच्छेद के तहत वीटो पावर है। सत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है वो असम से है। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था तो ये फिर रिपीट हो गया है। तो बात किया सत्रिय नृत्य की, तो सत्रिय नृत्य है वो असम से संबंधित है और यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2000 में इस नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो यानी सन 2000 में है वो सत्रिय नृत्य है उसे 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न था कि वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, अवधि होती है। बात करें संविधान की तो संविधान का अनुच्छेद 367(1) है वो केवल इतना कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण है वो जनरल क्लोजेंट एक्ट 1897 के अनुसार होगा, जबकि इस कानून में लिखा है कि भारत का वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। तो इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 367(1) में मिलता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। उन्हें काला पानी सजा भी मिल गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? आज ये पूछ लिया गया 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। बात करें इनके बारे में तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते थे मुगल सम्राट थे जो 19वें सम्राट थे मुगल सम्राट के और अंतिमवें सम्राट भी थे। 1857 का विद्रोह है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासन की ओर से एक
संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन था कि FIVB फुटबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन मेजबान देश थे वो नीदरलैंड और पोलैंड देश थे वो मेजबान थे, और इनका पहला मैच भी इन्हीं दोनों टीमों का आपस में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किसने पेश किया था, कौन सी राज्य ने पेश किया था। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया था। बात करें इसके बारे में तो वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा है वो मध्य प्रदेश की, उन्होंने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने चाइल्ड बजट पेश किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पौधों में क्या नहीं पाया जाता है। तो बच्चे ने ऑप्शन दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के ऑप्शन दिए थे। मुझे लगता है ये चारों चीज़ें भी हैं, कोशिका के अंदर पाई जाती है, कोशिका पौधे के अंदर पाई जाती है। तो बात करें इनके बारे में तो पौधों की कोशिकाओं में बाह्यतम दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, जिसके नीचे है वो कोशिका झिल्ली भी बनी होती है, और यह कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो इसका मतलब है इसके अंदर ये चारों चीज़ें उपस्थित होती है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो पशु कोशिकाओं की तरह है, पौधों की भी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले चीनी को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सभी है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया सभी पौधों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में फ्री हिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन था कि फ्री हिट कब दी जाती है। तो जब कोई खिलाड़ी है वो फाउल करता है तो दूसरी टीम को फ्री हिट दिया जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी है वो मैदान से गेंद को बाहर फेंक देता है या फिर किसी खिलाड़ी को धक्का मार देता है तो फाउल होता है, तो उस समय हॉकी में फ्री हिट दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल है वो पद ग्रहण करता है, उस समय उसे शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, और इसका उल्लेख है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति होने पर पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष की आयु हो, और उपलब्धियों 3 में है उपलब्धियों का बत्तों का हकदार होगा, और संविधान के अनुच्छेद 159 में अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति है उसके द्वारा शपथ दिलाएंगे। तो इसका शपथ का उल्लेख है राज्यपाल दौरान, तो एक संविधान के अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अखाम लक्ष्मी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है इनका, और मणिपुर नृत्य से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मणिपुरी से इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो बात करते हैं मणिपुर नृत्य से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके बारे में बात करें तो गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, जवेरी बहनें जिन्हें दर्शन, नयना, स्वर्णा और रंजना जवेरी है, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह और गोपाल सिंह आदि ये मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये उषा मेहता के द्वारा है वो भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया गया था। बात करें इनके बारे में तो उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण उस पूरे देश में विख्यात हुई थी, और इनका ये तस्वीर है, तो आप देख लीजिए इनका तस्वीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं। तो इनका उत्तर होगा शिव कुमार शर्मा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछ लिया गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो बात करें इनके बारे में तो वैसे और बात तो हमने कर ली है इनके बारे में, तो आपने पहले शिफ्ट देख लिया है तो वहाँ से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। और संतूर को सतत वाणी वीणा भी कहते हैं क्योंकि इस वाद्य में 100 तार होते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 40 है, ये ऑप्शन में था। तो ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। बात करें और अनुच्छेद के बारे में ग्राम पंचायत से, तो भारत के संविधान का भाग
9 है उसमें, यानी अनुच्छेद 243 से 243 वो पंचायत से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये भाग 9। और इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियां आदि की परिभाषाएं भी मिलती है। अनुच्छेद 243 है वो पंचायतों की परिभाषा बताता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध भी मणिपुरी नृत्य से था। इनकी बात हमने पहले की कर ली है। इन सभी कलाकारों की बात करें, इनकी एक बेटी भी है जो बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक है वो मणिपुरी नृत्यक विपिन सिंह और श्रीमती कला देवी की पुत्री हैं। तो ये इनसे पूछ सकते हैं कि बिंबावती देवी है वो किन की पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो श्रीलंका का जनसंख्या 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से देशों की सूची में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, और जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व है वो पाकिस्तान का वो 287 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के 0.27% के बराबर है। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में श्रीलंका 58वें स्थान पर है। श्रीलंका में जनसंख्या घनत्व 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात करें भारत की, तो भारत में है वो जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। जनसंख्या के हिसाब से देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है, सॉरी अब तो पहले नंबर पर हो गया है। और भारत में जनसंख्या घनत्व वो 467 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो कि लगभग 1.26 हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बांग्लादेश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 2.11% के बराबर है। और बात करें कि क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में कौन से देश की है, तो वो है बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है कि AC बराबर है V² बटा R में V क्या होता है, तो V होता है वेलोसिटी यानी वेग। और V² बटा R किसका सूत्र होता है, तो ये होता है सेंट्रिपेटल एक्यूरेशन यानी स्कंदराभिमुखी त्वरण है, उसका सूत्र होता है V² बटा R, जिसमें V होता है वेलोसिटी यानी वेग, और त्वरण होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है, वो उसे कहते हैं त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वो राजा राममोहन राय थे। और इन बात करें इनकी, तो इन्होंने है वो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना वो राजा राममोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इससे पहले रिसिप्ट पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो उन्होंने की स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी का उद्गम होता है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, तो ये नदी है वो रावी नदी है। बात करें इस नदी के बारे में, तो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है रावी नदी, और उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक रावी नदी भी है। रावी नदी 2 देशों भारत और पाकिस्तान में बहती है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, तो ये हिमालय की एक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा केंद्र सरकार का एक अभियान था, में झंडा कितने दिनों तक फहराने को कहा था केंद्र सरकार ने, तो इसका उत्तर होगा 13 से 15 अगस्त तक है वो केंद्र सरकार का अभियान था एक हर घर झंडा, तो 3 दिन तक झंडा फहराना था इसमें। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शासक है वो बौद्ध धर्म का पालन करता था, तो उसका उत्तर होगा कनिष्क। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें कनिष्क उसका उत्तर होगा। बात करें बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक की, तो अशोक और कनिष्क से 2 ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशनरियों को देशों में भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। और एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया था कि जो जनगणना 2011 की जनगणना है, तो ऐसा नहीं, ऐसा पूछा गया था कि देश में 15वीं जनगणना कौन सी थी, तो इसका उत्तर होगा 2011। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 4 शब्द का वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने सेंसेक्स से भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जो जाते हैं SSC में, तो उनका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन हैं वो यहीं से दोबारा बनते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।